हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पार्ट बी के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, हमने ऑलरेडी विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रा के बारे में हमने बात करी थी और उसी के साथ मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम एज वेल एज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिस्कशन करी थी, उनके यूजेस के बारे में बताया था, उनके डिटेक्शन के बारे में बताया था। तो आज के लेक्चर के अंदर ये जो बाकी के 4 आपके रेडिएशंस रह गई हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गामा रेडिएशन से। तो गामा पार्टिकल जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि गामा पार्टिकल वेव ऐसी दिखती कैसे है। एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है। अब एक गामा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है ना, वो कई टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसी भी विजिबल फोटोन की एनर्जी से। तो ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन आपका होता है। अब ये जो वेव है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन प्रॉपर्टी? मतलब ये कि जब एक गामा फोटोन किसी भी पर्टिकुलर एटम से जाके टकराता है तो जो कि जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन से जाके वो टकराएगा ना, उसको आसानी से उसके शेल से उसको बाहर भेज सकता है। तो जिसकी आयनाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसके शेल से उसको बाहर वो ले जा सकता है, और वो गामा पार्टिकल की सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम किसकी होगी? अगर मैं स्पेक्ट्रम में जाऊं तो जो रेडियो वेव है ना, उसकी सबसे कम होती है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इवन गामा पार्टिकल की, क्या वो स्किन से पास करता कि नहीं, तो एक्चुअली में ये हमारे बॉडी के आर पार निकल जाता है, और इवन हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डीएनए, इवन डीएनए तक को ये क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गामा रेडिएशन जो है वो हमारे स्पेस से हमारे पास आती है, और इसके और भी कई सोर्सेज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जितने भी आपके गामा पार्टिकल्स हैं, इनको रोकने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर क्या करती है, जितने भी गामा पार्टिकल्स आते हैं, जो भी गामा रेडिएशंस आपके आती है, उसको वो हमारे जो अर्थ है उसके पास जाने नहीं देती। बट सवाल यही पैदा होता है कि हमें कैसे पता लगा कि ओजोन जो है वो इन गामा पार्टिकल्स को रोकती है, मतलब स्पेस में गामा रेडिएशन है, ये कैसे पता लगा? तो एक्चुअली में क्या हुआ कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने एक्चुअली एक स्पाई सैटेलाइट को ऊपर भेजा था, ताकि वो ये जान सके कि जो सोवियत है वो जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, क्योंकि वहां से निकलने वाली जो गामा रेडिएशन है वो आसानी से ये जो सैटेलाइट है वो आराम से डिटेक्ट कर सकती है। अब वो चीज तो उनको नहीं मिली, बट स्पेस में उनको एक बस दिखाई दिया, जिस बस से एक रेडिएशन निकलती है, और यहां पर जाकर इस सैटेलाइट को पता लग जाता है कि वहां से एक गामा रेडिएशन इसके पास अप्रोच करी है। तब जाके हमें पता लगा कि एक्चुअली में स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे फिनोमिनन टेक प्लेस करते हैं जिनकी वजह से गामा रेडिएशन जो है एमिट होती है, और हमारी ओजोन लेयर जो है वो इसको ब्लॉक करने में हमारी हेल्प करती है। आई होप आपको ये जो बेसिक हिस्ट्री है गामा की वो समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं कि जो गामा रेज है वो क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका सोर्स क्या है। देखिए सबसे पहली बात, ये बहुत ही एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम है, मतलब एक एक एटम के साइज से भी कम आप इसको कह सकते हो। ठीक है। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम है आपका। उसके बाद अगर मैं सोर्सेज के बारे में बात करूं, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इट इज ऑब्टेन्ड इन एमिशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्यू टू एनर्जी द चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम्स। ठीक है। और दूसरा जो कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में मैंने जस्ट अब आपसे बात करी थी, वहां से भी हमें इसकी डिटेक्शन होती थी। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो तो बिल्कुल वही है जो हमने एक्सरे के अंदर आगे के पढ़ना है, कि अगर इन गामा पार्टिकल्स को फ्लोरोसेंस स्क्रीन, जैसे कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, अगर उस पर फॉल करवाया जाए तो ऐसे फ्लोरोसेंस वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वो पेनिट्रेट कैसे करता है, तो देखिए वो एक थिक मेटल शीट, इवन जो आयरन शीट है जो 30 सेंटीमीटर थिक है, वो उसको भी आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है।
अगर मैं तीसरे प्रॉपर्टी की बात करूं तो गामा रेडिएशन जो है वो आराम से पास कर सकता है ह्यूमन बॉडीज के थ्रू और कई बायोलॉजिकल डैमेजेस हमें दे सकता है। लेकिन इसकी इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर टू किल कैंसर सेल्स। आई होप आपको ये जो गामा रेज है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्स रेज के बारे में। सो देखिए क्या हुआ, इन 1895 देयर वाज अ फिजिसिस्ट जो है विलियम रोन्टगेन। उन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट बेसिकली कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब से। तो उन्होंने ये जाना कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स को पास किया गया एक हैवी मटेरियल से, तो उनकी जो पीछे की स्क्रीन थी ना वो फ्लोरोसेंट होने की वजह से वो चमकने लग गई। तब उनको लगा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो उन्होंने एक काम और किया। उन्होंने क्या किया, उसको अच्छे से कवर कर दिया ताकि वो जो फ्लोरोसेंस की जो रेज है ना वो आपकी बाहर ना निकल सके। ऐसा करने के बावजूद एक बहुत ही अजीब बात हुई और वो ये थी कि उन्होंने कवर करने के बावजूद भी उसके सामने जो स्क्रीन थी ना वहां पे वो चीज एल्यूमिनेट होने लग गई। मतलब वहां पर जो स्क्रीन है वो आपकी चमकने लग गई। तब उनको ये लगा कि एक्चुअली में कोई ना कोई इसमें से रेडिएशन निकल रही है जिसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अब उनको इसके बारे में तो पता नहीं था, तो इन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स रेस, जिसकी वजह से उनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था। आई होप आपको ये जो बेसिक हिस्ट्री है ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक्स रेज आर गिवन आउट फ्रॉम अ हैवी मेटल टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाईली एनर्जेटिक कैथोड रेज मतलब होते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are stopped by it and they have the wavelength in the range of 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, आगे देखिए। अब आप अच्छी तरह जानते हो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। देखिए अगर मैं एक्सरेज की बात करता हूं तो इसकी जो एनर्जी है वो आपकी विजिबल से तो क्या है ज्यादा है, बट गामा से क्या होती है कम होती है। अगर आप इन वेव्स को देखो तो आप देख सकते हो कि गामा की वेवलेंथ कम है, उससे ज्यादा मेरी किसकी होती है एक्सरे की, उससे ज्यादा किसकी होती है विजिबल की। तो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मैं एक्सरे की बात करूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे विजिबल से तो ज्यादा है, बट अगर मैं गामा की बात करूं तो उससे क्या होती है कम होती है। ठीक है, अगर इसके पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की बात करें तो ये बुक से, ट्री से, इवन ह्यूमन से ये आसानी से आपका पास कर जाता है। और इसी वजह से हम मेडिकल साइंस के अंदर इसका यूज करते हैं। कैसे, ये देखिए। अगर हम बात करें किसी भी पर्सन की तो ये हमेशा ह्यूमन फ्लैश से तो पास कर जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो बोन्स है ना वो एक्चुअली में इसको रोक लेती हैं, जिसकी वजह से हम किसी ये जो एक्सरेज जो हम फाइंड आउट करते हैं ताकि हम ये देख सके कि बोन जो है वो आपका फ्रैक्चर हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम एक्चुअली में एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो बोन्स हैं वो उसको रोक लेती हैं। ठीक है, अब आपको कोई डैमेज ना हो इसलिए आपको एज एन एप्रन भी पहनाया जाता है। आई होप आपको एक्सरे के छोटे से जो मैंने बताना था वो आपको समझ में आ गया होगा। गुड। अच्छा, अगर हम बात करें एक्सरे की तो इट इज केमिकली मोर एक्टिव देन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, क्यों एक्टिव ज्यादा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से ऐसा करता है। दे स्ट्रांगली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रावायलेट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है, तो एक्सरे की तो एनर्जी उससे ज्यादा है तो वो भी करेगा ही करेगा। तो जैसे कि आपका गामा रे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर टकराने की वजह से, सेम ये भी वैसा ही करता है। और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द ह्यूमन फ्लैश बट दे आर नॉट स्टॉप्ड बाय बोन्स। ठीक है, इसलिए हम एक्सरेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब यूजेस भी फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले दे आर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, टीथ एक्सेट्रा। कैट स्कैन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज पता क्या है इसका, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है ना उनके एटॉमिक अरेंजमेंट को समझने के लिए हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि एक्सरेज को हम उस पर्टिकुलर क्रिस्टल पे फॉल करवाते हैं, जैसे वो फॉल होके वहां से रिफ्लेक्ट होती है तो डिफ्रैक्शन टेक प्लेस करती है, एक्चुअली फिनोमिनन है। उनको देखकर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो कैसा है आपका। ठीक है, तीसरा डिटेक्टिव एजेंसी इसका इस्तेमाल करते हैं कंसील्ड प्रेशियस मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये बेटा इनके यूजेस हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोवेव। तो चलिए पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्योंकि हमारे जो स्पेस एयरक्राफ्ट थे उनको डिटेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रेडार्स की जरूरत थी। उस टाइम एक्चुअली में डेवलप हुआ एक ऐसा मैकेनिज्म जिसका नाम था हमारे पास, बेसिकली रिडार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका नाम था कैविटी मैग्नेट्रॉन, और उनकी हेल्प से हमने अपने रिडार्स को हमने स्ट्रॉन्ग किया था।
आज की डेट में माइक्रोवेव्स के अंदर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके जनरल बारे में। कहते हैं कि द माइक्रोवेव्स हैव वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 टू द पावर 11 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब 1 मिलीमीटर से लेके 10 मीटर तक। आप देख सकते हो कि कितने बड़े लेंथ की यहाँ पे बात हो रही है। और फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज थी 3 into 10 की पावर 7 हर्ट्ज से लेके 3 into 10 की पावर 11 हर्ट्ज तक। सोर्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज द क्रिस्टल ऑसिलेटर। एक्चुअली जो मेन मैकेनिज्म है इसके पीछे का वो यही होता है। आगे अगर हम बात करें यूजेस के बारे में, तो स्पेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इवन माइक्रोवेव्स ओवन इनके लिए तो मैंने बता ही दिया। इवन रेडार कम्युनिकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी वेव के बारे में बात करते हैं। इसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो हेनरी हर्ट्ज को दिया जाता है। उन्होंने अपने इस हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस वेव को जनरेट किया था। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बैटरी है, एक हाई वोल्टेज इंडक्शन कॉइल है आपका। इसमें से एक हाई वोल्टेज को पास किया गया इन वायर्स के थ्रू। यहाँ पे दो आपके पास कैपेसिटर्स हैं, बीच में मेटल की वायर है और बीच में स्पेस दी हुई है। तो जैसे वो यहाँ पे रीच करता है ना, इस स्पेस के अंदर ना स्पार्क प्रोड्यूस होता है एंड इसमें से निकलती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से निकल रही या नहीं निकल रही, उसके लिए उन्होंने एक रिसीवर बनाया। अब रिसीवर के अंदर क्या था, एक लूप है जिसमें गैप दिया हुआ है। तो देखा ये कि यहां पर भी स्पार्क प्रोड्यूस होने लग जाती है। ठीक है, तो इससे पता लगा कि एक्चुअली में कोई ना कोई ऐसी वेव है जो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहें ना, अगर इसमें एक बल्ब लगा दें तो वो भी आसानी से आपका ग्लो हो जाए। ठीक है, तो इतनी पावर थी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। चलिए अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने यूजेस के बारे में। देखिए तो आपको पता है रडार कम्युनिकेशन में इसी का इस्तेमाल होता है, या रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए भी इसी वेव का आपका इस्तेमाल होता है। आई होप आपको ये जो सारे स्पेक्ट्रम्स हैं ये समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बाकी के जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम्स थे उनको हमने स्टडी कर लिया है। आई होप आपको उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, उनके रेंजेस समझ में आ गए होंगे। प्लीज हमेशा याद रखना कि आपको फ्रीक्वेंसीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना चाहिए उनकी वेवलेंथ। आप सिर्फ उनके वेवलेंथ को याद रखिए, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ याद रहेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।